तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो लेसन में एनसीईआरटी बुक की इंटेक्स क्वेश्चंस। ये सारे इंटेक्स क्वेश्चंस जो है डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर से लिया गया है। डी एंड एफ ब्लॉक। तो एनसीईआरटी की किताब में डी एंड एफ ब्लॉक का चैप्टर जो है निकालना है और साथ साथ में नोट को बुक पर जो है आंसर लिखने हैं इन सारे इंटेक्स क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इंटेक्स क्वेश्चन है दैट इज सिल्वर एटम हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन इट इज ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन यू से दैट इट इज़ ए ट्रांजिशन एलिमेंट। सिल्वर एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ग्राउंड स्टेट में कुछ इस प्रकार का होता है। जैसे सिल्वर की ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस है दैट इज सिल्वर 4d सीरीज से बिलोंग करता है। 4d टर्न 5s में 1 इलेक्ट्रॉन्स आता है। और हमने पहले ही डिस्कस किया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम उनको कहेंगे जिनमें पार्शियली फिल्ड पिन अल्टीमेट शेल होता है। जो पिन अल्टीमेट शेल n-1d शेल्स है, जब ये पार्शियली फिल्ड होगा तो उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन यहाँ पर तो कम्प्लीटली फिलअप है। अब इसका रीज़न ये है, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहेंगे यहाँ पर सिल्वर को क्योंकि सबसे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर की Ag2+ है। ठीक है, Ag2+ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इस ऑक्सीडेशन स्टेट में सिल्वर आयंस जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस होता है। ये जनरली इलेक्ट्रॉन्स जो है 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करता है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते समय इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है 4d9 बन जाता है। पहले 4d10 था, अब Ag2+ आयनिक फॉर्म में 4d9 बन जाता है। और इसी Ag2+ फॉर्म में इसकी जो पेन अल्टीमेट शेल है दैट इज n-1d शेल्स और 4d शेल्स जो है वो पार्शियली फिल्ड है, इसीलिए हम सिल्वर को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये रीज़न जो है कॉपी पर अच्छे से नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें यहाँ पर 8.2 पे, ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है इन द सीरीज सिकेंडियम टू जिंक एटॉमिक नंबर 30 एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है जिंक की सबसे लोवेस्ट होता है, सबसे कम होता है 3D सीरीज में। मीन्स यहाँ पर वैल्यू भी दिया है, देखो 126 किलोजूल पर मोल। और ऐसा क्यों होता है, तो इसको सॉल्व करने से पहले हमको समझना है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है। ठीक, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी एटम को, ठीक है, मॉलिक्यूल से गैसियस स्टेट में अगर आप चेंज करते हैं हीट देके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल्स है X2, अगर आप इसको चेंज करते हैं इन इट इज एटॉमिक स्टेट दैट इज गैसियस स्टेट में, अगर आप इसको चेंज करते हैं एटॉमिक फॉर्म में, तो उस समय जो अमाउंट ऑफ हीट लगता है, जो अमाउंट ऑफ यहाँ पर एनर्जी लगेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। और इसके यूनिट से भी आप इसको समझ सकते हैं, यूनिट होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का किलोजूल पर मोल। मीन्स 1 मोल से फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करके उसको एटॉमिक स्टेट में जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं गैसियस स्टेट में, तो उस समय जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब यहाँ पर ये सारे जो 3D सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे मेटल्स हैं। ठीक, मेटल्स है। और इन मेटल्स में जितने भी एलिमेंट्स है उन सब के बीच में जो बॉन्ड होगा दैट इज मेटालिक बॉन्ड। अब इस मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मतलब डिसोसिएट करके इसको एटॉमिक फॉर्म में अगर लाना है तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये सारे इन सब यानी कि मेटल्स में जो मेटालिक बॉन्ड बनता है वो ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डी ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से बनता है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम ये लिखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड,
स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मीन्स जितना पेन अल्टीमेट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उतना मेटालिक बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होगा, उतना उसको हीट दे के एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा, मीन्स एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड है ठीक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन से। मैं यहाँ पर 80 लिखूँगा, मीन्स स्ट्रॉन्ग जितना मेटालिक बॉन्ड होगा उतना एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का वैल्यू जो है उसका क्या आएंगे ज़्यादा। नाउ यहाँ पे अगर आप देखें सिकेंडियम, ठीक है, सिकेंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये D1 है, ठीक, इसके बाद टाइटेनियम आता है D2। तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, जैसे सेकेंडियम में 1 है, इसमें 2 है, इस तरीके से इंक्रीज होता है मैग्नीज तक। मैग्नीज में कम्प्लीटली 5 इलेक्ट्रॉन आता है और आप सबको पता है डी में टोटल 5 ऑर्बिटल्स ही होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और इसमें कम्प्लीटली 5 इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नीज तक आ जाता है। इसके बाद अगर आप जैसे यहाँ पर आयरन आएंगे D6, तो यहाँ पर फिर से पेयरिंग स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहले मैग्नीज तक 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंप्लीट आए, लेकिन जब आयरन पर पहुंचा तो 1 इलेक्ट्रॉन फिर से पेयर हो जाएंगे, तो अनपेयर्ड कितना रहेंगे यहाँ पर सिर्फ 4। तो मैग्नीज में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन आयरन में इलेक्ट्रॉन तो 6 है लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की नंबर कितना है 4। इस तरीके से आयरन के बाद कोबाल्ट आएंगे, ठीक है, D7 आएंगे, इसमें फिर से घट जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 रहेंगे। और ऐसा करते करते जब आप जिंक पे पहुंचेंगे तो जिंक पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D10 हो जाता है, मीन्स D ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिलअप होता है। और D ऑर्बिटल जब कम्प्लीटली फिलअप होता है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये मेटालिक बॉन्ड की फॉर्मेशंस नहीं करता है। इसीलिए जिंक के केसेस में जो मेटालिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ s ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करता है। सो जो मेटालिक बॉन्ड होगा वो बिल्कुल क्या होगा, वीक होगा, वीक, ठीक, वीक मेटालिक बॉन्ड होगा। तो इस वीक मेटालिक बॉन्ड की वजह से जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, जैसे यहाँ पर मैंने कहा स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड जो है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ पर तो कमज़ोर है, बॉन्ड बहुत वीक है, तो इसीलिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है जिंक के केसेस में लो होता है पूरे 3D सीरीज में। तो ये चीज़ याद रखना है, दिस इज़ द रीज़न फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 8.4, ठीक है, एनटेक्स क्वेश्चन 8.4। यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, अब यहाँ पर देख सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल्स M2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट टू मेटालिक स्टेट, ये रिडक्शन पोटेंशियल्स है। और ये वैल्यू कॉपर के लिए, ठीक है, कॉपर 2+2 कॉपर स्टेट में जब ये रिड्यूस होगा तो उस समय जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, मींस +0.34 वोल्ट आता है। और ये पॉजिटिव, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल्स है ये कॉपर के लिए पॉजिटिव क्यों होता है, ठीक, और इसके लिए पॉसिबल रीज़न क्या है ये लिखना है हमको। और यहाँ पर आपको एक हिंट भी दिया है, ये हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से होता है या लो हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से, ये जो पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर के केसेस में। तो यहाँ पर इसके पीछे बेस्ट रीज़न ये है, हमेशा याद रखना जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स होता है बेटा, जो रिडक्शन पोटेंशियल्स होगा M2+M, ठीक है, दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल्स। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एक तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पे डिपेंड करेगा, और ये डिपेंड करता है हाइड्रेशन एनर्जी पे, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी। अब यहाँ पर कॉपर के केसेस में क्या होता है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, ठीक है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी से फॉर एग्जांपल्स हाई होता है, और दूसरा जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है ये वैल्यू भी हाई होता है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी हाई होता है। और जो हाइड्रेशन एनर्जी है Cu2+ के केसेस में वो बहुत ही लो होता है, लो से फॉर एग्जांपल हाइड्रेशन एनर्जी।
तो जितना हाइड्रेशन एनर्जी लो होता है ना, तो वो इजी से रिड्यूस नहीं होता है, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल्स नेगेटिव नहीं होगा, वो क्या आएंगे, पॉजिटिव। सो यहाँ पर याद रखना ये चीज़ के मोर दी टेक मोर दी पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, जितना रिडक्शन पोटेंशियल जो है पॉजिटिव होता है, ठीक है, मोर दी से फॉर एग्जांपल पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल्स, उतना लोअर इज द हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी उतना लो होता है, लोअर इज द हाइड्रेशन एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी आप कह सकते हैं। सो यहाँ पर इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा होगा, जितना रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जो है कम आएगा उतना हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यू टू दिस लो हाइड्रेशन एनर्जी इन केस ऑफ कॉपर, इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए आपको यहाँ पर हिंट दिया है हाई हाइड्रेशन एनर्जी और लो हाइड्रेशन एनर्जी, सो दिस इज ड्यू टू लो हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इर्रेगुलर वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट एंड सेकंड इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है जो इर्रेगुलर वेरिएशंस आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, जनरली सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में जो वेरिएशन आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, इसके लिए क्या रीजंस है, ठीक है, इसके पीछे क्या रीजंस है। तो यहाँ पर ये सिंपल इसके लिए एक सिंपल रीजंस ये है कि जनरली जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है कि स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं D0 कन्फिगरेशन, D5 कन्फिगरेशन एंड D10 कन्फिगरेशन, तो ये सारे स्टेबल्स है, ये सारे क्या है, स्टेबल्स है। तो इनके लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जो है वो क्या होगा, हाई होगा, इनके लिए हाई आयोनाइजेशन एनर्जी आएंगे। बाकी जिनमें भी ये स्टेट नहीं होगा उनका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या आएंगे, कम आएंगे। इसीलिए इस तरीके का रेगुलरिटीज़ जो है, इरेगुलरिटीज़ जो है आयोनाइजेशन एनर्जी में देखने को मिलता है। दिस इज ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, जैसे D0, D5 एंड D10। नाउ यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे देखो क्रोमियम के केसेस में अगर आप बात करें क्रोमियम का 3D5, ठीक है, और यहाँ पर 4S1 होता है। क्रोमियम के केसेस में जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वो बहुत ही लो होता है, ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लो होता है एज कम्पेयर टू सेकंड। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में जब ये क्रोमियम +1 फॉर्म में आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रहता है, 3D5, और ये बहुत ही स्टेबल है, और ये क्या है, स्टेबल। तो इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसीलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, सेकंड बहुत ज़्यादा होगा इस कम्पेयर टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट के केसेस में s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बाहर करना है। तो यहाँ पे जो इरेगुलरिटीज हमको देखने को मिलता है फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी को लेके ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, वो वेरियस स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से हैं। जिनमें ये कन्फिगरेशंस होगा D0, D5, D10, वहाँ पर हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। जिनमें ये कन्फिगरेशन नहीं होगा वहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, लो होता है। तो चलिए समझते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन है, why is the highest oxidation state of metal exhibited in it is oxide और fluoride only। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल आंसर दूंगा मैं यहाँ पर। देखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ट्रांजिशन एलिमेंट के केसेस में जनरली ऑक्साइड के साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है या तो फ्लोराइड के साथ। ऐसा इसलिए है, दिस इज ड्यू टू ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन जो है इनकी साइज जो है बहुत स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और इसी ऑक्सीजन और फ्लोरीन की स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। इसीलिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सिर्फ हमको ऑक्साइड और फ्लोराइड के केसेस में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है 8.7 में, विच इज ए स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट।
Cr2+, यहाँ पे देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चंस दिया है। एक यहाँ पर Cr2+ है और दूसरा बेटा यहाँ पर आपको दिया है Fe2+ दिया है। इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और क्यों है, रीज़न भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल रीज़न है बेटा, ये दो तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। इसको दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जनरली जो Cr2+ जो है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशंस जो है +2 फॉर्म में D4 होता है, D4, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन D में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। जब ये ऑक्सीडाइज होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, जब ये ऑक्सीडाइज होगा Cr3+ फॉर्म में, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन D3 बन जाएगा, ठीक। और इसी तरह अगर मैं आयरन की बात करूं, Fe2+ फॉर्म है, ठीक है। Fe2+ फॉर्म में D में 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब ये ऑक्सीडाइज होके Fe3+ फॉर्म बनाएगा तो उस समय D में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो याद रखना, एक्वस मीडियम में स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्रोमियम के केसेस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और D3 कन्फिगुरेशन एक्वस स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है, ठीक, एज कम्पेयर टू दिस, यानी कि Fe3+ और D5 कन्फिगुरेशन। इसीलिए क्रोमियम जो है Cr2+ इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज कम्पेयर टू दिस Fe2+। एक ये हो गया, ठीक। दूसरे तरीके से आप इसको रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल जितना नेगेटिव होता है उतना यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आयरन का वैल्यू लिखूँ, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल Fe2+2Fe, ठीक है, तो ये जो +2 फॉर्म में इसकी रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो -0.77 वोल्ट आता है, ठीक। और अगर आप यही वैल्यू जो है से फॉर एग्जांपल क्रोमियम के केसेस में देखें, ठीक है, क्रोमियम के केसेस में तो यहाँ पर आएंगे -0.41 वोल्ट आता है, ठीक। तो यहाँ पर Fe2+ के केसेस में, सॉरी यहाँ पर ये 0.47 वैल्यू नहीं है, ठीक है, 77। सो यहाँ पे इधर देखो, इसके केसेस में जो Fe2+ का वैल्यू जो है वो क्रोमियम की -0.41 वोल्ट से क्या होगा, कम होगा। इसीलिए मोर द से फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल्स हर इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका -0.41 वोल्ट होता है +2 स्टेट में, इसीलिए इजी से ऑक्सीडाइज हो सकता है 3+ फॉर्म में। सो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज कम्पेयर टू Fe2+, ठीक है। नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज इन केस ऑफ Cr3+ D3 कन्फिगुरेशन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू Fe3+ इन D5 कन्फिगुरेशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो है आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है M2+ और एटॉमिक नंबर 27 दिया है। तो याद रखना, एटॉमिक नंबर 27 जो है 3D सीरीज में किसका होगा, कोबाल्ट का। और यहाँ पर M2+ फॉर्म में मतलब कोबाल्ट +2 फॉर्म में, और कोबाल्ट +2 फॉर्म में D7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आता है। D7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन मतलब जो 5 D ऑर्बिटल्स होंगे 1 2 3 4 एंड 5, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होगा और 5 में से एक इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, पेयर होगा यहाँ पर। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचता है यहाँ पर, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पर और एक होगा 5 7, तो इसके केसेस में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n × n+ क्या होता है 2, और यहाँ पर बोर मैग्नेटॉन। तो यहाँ पर n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो यहाँ पर पुट कर दो 3 × 3 + 2 यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ये आएंगे बेटा आपको 3 + 2 5 हो गया, तो ये √15 आएंगे, ठीक है।
और अंडर रूट 15 का जो वैल्यू होगा, 15 का जो वैल्यू होता है दैट इज़ 3.87, ठीक है, बोर मैग्नेटॉन। तो इस तरीके से हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर M2 प्लस का जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना है, 3.87 बोर मैग्नेटॉन। तो और 2-3 इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, उनको हम एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेसन में। अगर किसी को और कन्फ्यूजन से इसमें, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एनसीईआरटी की किताब में जो क्वेश्चंस है उनको साथ साथ में ये सारे इंटेक्स क्वेश्चन जो अभी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, आंसर जो है कॉपी पर खुद से लिखना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो लेसन।